जब कोई आदमी रोलेक्स पहनता है तो उसे देखना आसान होता है और उसकी तारीफ करना और भी आसान। सुनहरे रंग की चमक, विरासत का वजन, उसकी कलाई पर बंधी एक शांत शक्ति, ये सब बहुत कुछ कह देती है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि उस घड़ी के पीछे जो आदमी था, उसके पास न दौलत थी, न शोहरत और न ही एक परिवार। अगर मैं कहूँ कि लग्जरी घड़ियों की दुनिया का सबसे बड़ा नाम एक ऐसी जगह से पैदा हुआ जहाँ न आराम था न सुरक्षा, बस अराजकता। रोलेक्स, जो आज परफेक्शन की पहचान है, एक 12 साल के अनाथ लड़के की मेहनत, दर्द और परफेक्शन की हद से बाहर जाती दीवानगी से बना था। ये है हांस विल्सडॉर्फ की अनकही कहानी। और इसकी शुरुआत किसी बोर्डरूम से नहीं होती। इसकी शुरुआत होती है टूटे हुए दिल से। 22 मार्च 1981, कुल्मबक, जर्मनी का एक शांत सा कस्बा। हांस एबरहार्ड विल्सडॉर्फ का जन्म हुआ। माता पिता थे जोहान डेनियल और आना विल्सडॉर्फ। न तो ये कोई रॉयल फैमिली थी और न ही कोई टाइकून। ये लोग मिडिल क्लास कारोबारी थे जो अपने परिवार की पुरानी हार्डवेयर ट्रेड चला रहे थे। एक सम्मानजनक जीवन, स्थिर, अनुशासित और सादा। लेकिन यह स्थिरता ज्यादा समय तक नहीं टिकी। हांस सिर्फ 11 साल का था जब उसकी मां की मृत्यु हो गई, और जैसे इतना दुख काफी नहीं था, किस्मत ने एक और वार किया। साल भर के अंदर उसके पिता भी चल बसे। सब कुछ एक झटके में खत्म। 12 साल की उम्र में हांस विल्सडॉर्फ अनाथ हो गया। जरा सोचिए, न माता पिता, न प्यार, न कोई दिशा, बस सवाल और खामोशी। हांस और उसके भाई बहनों को उनके मामाओं ने अपनाया, लेकिन वो मामा जिनका झुकाव प्यार से ज्यादा लॉजिस्टिक्स की तरफ था। उन्होंने सबसे पहले क्या किया? परिवार का बिजनेस बेच दिया। सब कुछ खत्म, विरासत, रूटीन और वो जानी पहचानी दुनिया। बच्चों को एक बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया, अर्नेस्टिनम कोबर्ग, बवेरिया में। सुनने में शायद प्रतिष्ठित लगे, लेकिन हांस के लिए ये एक जेल जैसी जगह थी। उसे ये जगह नापसंद थी। ठंडी डॉर्मेट्रीज, अजनबी चेहरे और हमेशा अलग थलग होने का एहसास। वो वहाँ फिट नहीं बैठता था। एक प्रोटेस्टेंट लड़का जो कैथोलिक छात्रों के बीच अलग माना जाता था। उसके धर्म का मजाक उड़ाया गया, उसके दुख को नज़रअंदाज किया गया और उसे एक ऐसे माहौल में धकेल दिया गया जहाँ कुछ भी सुरक्षित नहीं था। लेकिन वहीं वो आग जली। जब दुनिया आपको नज़रअंदाज करे तो दो रास्ते होते हैं, या तो गायब हो जाओ या फिर खुद को नया रूप दो। हांस ने दूसरा रास्ता चुना। उसने खुद को किताबों में डुबो दिया। अगर लोग उसकी बात नहीं सुनना चाहते थे तो वो तय कर चुका था, इतिहास सुनेगा। वो भाषाओं का दीवाना बन गया। उसने इंग्लिश और फ्रेंच सीख ली। क्यों? क्योंकि उसके अंदर कहीं गहराई में एक सपना पल रहा था, एक दिन जर्मनी छोड़कर कुछ ऐसा बनाने का जो पूरी दुनिया तक पहुंचे। वो सिर्फ जीना नहीं चाहता था, वो दुनिया जीतना चाहता था। और अजीब बात यह थी कि जिस स्कूल को वो नफरत करता था, उसी ने उसे पहले कुछ बिल्डिंग ब्लॉक्स दिए। भावनात्मक नहीं, क्रिएटिव भी नहीं, लेकिन इंटेलेक्चुअली। वहीं उसने सीखा परिशुद्धता, डिटेल्स पर ध्यान देना और भाषा में गलतियां पकड़ना, जो स्किल्स बाद में घड़ी की मशीनी बारीकियों को समझने में भी काम आई। जब उसके क्लासमेट उसका मजाक बना रहे थे, हांस चुपचाप एक आइकन बनने के औजार तैयार कर रहा था। इसी समय एक और चीज हुई। स्कूल में एक स्विस लड़का हांस का दोस्त बन गया। वो सिर्फ दोस्त नहीं था, वो एक नई दुनिया की खिड़की था। वो लड़का आता था ला शो दो फॉन से, स्विट्जरलैंड का एक शहर जो अपनी वॉच मेकिंग परंपरा के लिए मशहूर था। और जब भी वो उस शहर की बात करता, हांस मंत्रमुग्ध होकर सुनता। घंटों घंटियों मशीनी पुर्जों, माइक्रोस्कोप्स और स्प्रिंग्स की बातें। ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं थी, ये कला थी। और हांस के लिए ये पहली नजर का प्यार था। उसे तब नहीं पता था, लेकिन अपने माता पिता के जाने के बाद ये पहली चीज थी जिसने उसका दिल छुआ था। वॉच मेकिंग, जहां मैकेनिक्स, धैर्य, क्रिएटिविटी और कंट्रोल एक साथ मिलते हैं। एक ऐसी दुनिया में जहां वो सब कुछ हार चुका था, वक्त को कंट्रोल करने का ख्याल उसे रूह तक सुकून देता था। 19 साल की उम्र में हांस ने तय कर लिया, अब और नहीं। वो अब आजाद होना चाहता था, जर्मनी से बाहर, स्कूल से बाहर और उन सभी लेबल्स से बाहर जो लोग उस पर थोप रहे थे। वो जिनीवा चला गया, स्विट्जरलैंड, उस जगह की धरती जहां की वॉच मेकिंग से वो दीवाना हो चुका था। लेकिन पहला जॉब वॉच से जुड़ा नहीं था, बल्कि पर्ल्स, मोती। वो एक पर्ल एक्सपोर्ट फर्म में शामिल हुआ।
मोती खरीदना, उनकी ग्रेडिंग करना और जूलर्स को बेचना। आप सोचेंगे बोरिंग, लेकिन हांस के लिए नहीं। उसने वहां एक जरूरी चीज सीखी, कुछ बनाए बिना भी पैसा कमाया जा सकता है। वो कंपनी खुद कुछ बनाती नहीं थी, बस अच्छे से पैक करती थी, बेचती थी और मुनाफा कमाती थी। हांस ध्यान से देख रहा था, सीख रहा था, ऑब्जॉर्व कर रहा था। लेकिन असली मौका आया 1900 में। उसे एक दोस्त का लेटर मिला, ला चॉक्स डी फोन्स से, वहीं का शहर जिसके बारे में वो स्कूल से सुनता आया था, वॉच मेकिंग की राजधानी। कंपनी का नाम था कुनोकोटेन। कोई मामूली कंपनी नहीं थी, यूरोप में हाई एंड पॉकेट वॉचेस की सबसे बड़ी एक्सपोर्टर्स में से एक। सालाना लगभग 1 मिलियन फ्रैंक का कारोबार। ये हांस के लिए एक गोल्डन टिकट था। वो वहाँ इंग्लिश करस्पॉन्डेंट और क्लर्क के रूप में शामिल हुआ। क्यों इंग्लिश? क्योंकि स्कूल के दिनों में जब सब उसका मजाक उड़ाते थे, तब उसने दर्द सहकर वो भाषा सीखी थी। अब वही भाषा उसके लिए दरवाजे खोल रही थी। वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स से डील करता, डॉक्यूमेंट्स ट्रांसलेट करता और रोज सैकड़ों घड़ियां चेक करता। हर एक टिक टिक उसके हाथों से गुजरती। ये सिर्फ एक नौकरी नहीं, ये हांस की लैब थी, उसका डोजो। वो सिर्फ काम नहीं कर रहा था, वो डिसेक्ट कर रहा था। हर घड़ी के अंदर की मशीनी दुनिया को समझ रहा था। किस स्प्रिंग से समय सही रहता है, कौन सा पार्ट क्यों खराब होता है, हर सवाल का जवाब वो जानना चाहता था। उसे जुनून था। जहां उसके साथी अपनी सैलरी पर ध्यान दे रहे थे, हांस मास्टरी पर काम कर रहा था। लेकिन तभी जर्मनी ने उसे वापस बुला लिया, मिलिट्री सर्विस के लिए। मन मारकर उसे लौटना पड़ा। 2 साल तक उसका पैशन दब गया, लेकिन बुझा नहीं। 1903 में, अब 22 साल का होकर, हांस ने एक नया प्लान बनाया। वो लंदन चला गया। क्यों लंदन? क्योंकि वो था इंटरनेशनल ट्रेड का सेंटर, ब्रिटिश एम्पायर का दिल और वॉच मार्केट का गढ़। यहाँ हांस ने एक लग्जरी वॉच डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में काम शुरू किया। अब उसका रोल सपोर्ट स्टाफ का नहीं था, वो अब सेल्स में था, और वह इसमें गजब का था। उसने यूके भर के जूलर्स से रिश्ते बनाए। कौन सी डिज़ाइन बिकती है, कौन सी फीचर काम नहीं करता, किस सप्लायर पर भरोसा किया जा सकता है, सब कुछ उसने सीख लिया। ये उसकी MBA की डिग्री थी, असल दुनिया की। और एक बार फिर हांस सिर्फ नौकरी नहीं कर रहा था, वो डेटा कलेक्ट कर रहा था, तैयारी कर रहा था आगे के लिए। इसी दौरान हांस की ज़िंदगी में प्यार भी आया। उसकी मुलाकात हुई फ्लोरेंस फ्रांसिस मैक्रॉटी से। जल्द ही शादी हो गई। फ्लोरेंस सिर्फ उसकी पत्नी नहीं थी, वो उसका इमोशनल बेस बन गई, जिसने हांस के सपनों को सहारा दिया और कहा, करो, आगे बढ़ो। और हांस ने किया। एक शाम वो अपने ब्रदर इन लॉ ऑल्फ्रेड जेम्स डेविस के साथ बैठा, जो उससे उम्र में बड़ा, अमीर और प्रैक्टिकल माइंड वाला था। उन्होंने जीवन, बिजनेस और हंस के सपनों की बात की। हांस ने एक हिम्मत भरी बात कही, मैं अपनी वॉच कंपनी शुरू करना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोग हंस पड़ते, लेकिन एल्फ्रेड ने नहीं हंसा। उसने हांस की आंखों में उस जिद्द को देखा और एक फैसला लिया। उसने निवेश करने का वादा किया। 1905 में हांस विल्सडॉर्फ और एल्फ्रेड डेविस ने मिलकर एक नई कंपनी बनाई, विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड। और भले ही उस वक्त दुनिया को कुछ नहीं पता था, इस मामूली साझेदारी से जन्म लेने वाला ब्रांड आगे चलकर बन जाएगा रोलेक्स। लेकिन अभी बहुत कुछ बनाना बाकी था। न कोई फैक्ट्री थी, न नाम, न रुतबा, बस सपना और उसे हकीकत बनाने की दीवानगी। दौड़ शुरू हो चुकी थी। चैप्टर 2, एक दूरदर्शी का उदय। लंदन 1905। शहर पूरी रफ्तार में था। चिमनियों से उठता धुआं, ऑफिसों में बजती टाइपराइटर की आवाजें, पत्थर की सड़कों पर दौड़ती घोड़ा गाड़ियां। इन्हीं सब के बीच लंदन की हलचल भरी जिंदगी में एक छोटी सी मामूली सी ऑफिस के अंदर एक क्रांति जन्म ले रही थी। ना कोई राजनीतिक क्रांति थी, ना आर्थिक। ये एक यांत्रिक क्रांति थी। हांस विल्सडॉर्फ, जो अभी सिर्फ अपने 20वें दशक में थे, उन्होंने एल्फ्रेड डेविस के साथ मिलकर विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड नाम की कंपनी शुरू की थी। और उनका सपना सिर्फ एक था, दुनिया की सबसे सटीक, प्रिसाइज कलाई घड़ी बनाना। लेकिन समस्या बड़ी थी। उस वक्त रिस्ट वॉचेस यानी कलाई घड़ियों को बहुत हल्के में लिया जाता था। उन्हें महिलाएं पहनती थीं, नाजुक, डेकोरेटिव और ज्यादातर गलत समय दिखाने वाली। असल मर्द पॉकेट वॉच पहनते थे, भारी, सटीक, चेन से जुड़ी हुई और मर्दानगी की निशानी मानी जाती थी। कलाई घड़ियों को हंसी का पात्र समझा जाता था, कमजोर, स्त्रैण और भरोसे के लायक नहीं। लेकिन हांस को फर्क नहीं पड़ा।
बल्कि उन्होंने इसे एक मौके के रूप में देखा। उनका मानना था कि दुनिया बदल रही है, ट्रांसपोर्ट तेज हो रहा था, कम्युनिकेशन स्पीड पकड़ रहा था, लोग ज्यादा गतिशील हो रहे थे। इस नई दुनिया में कोई जेब में हाथ डालकर घड़ी देखने का इंतजार नहीं करेगा। लोगों को समय चाहिए था, उनकी कलाई पर। आसान, सीधा, हमेशा दिखता हुआ। लेकिन यह तभी मुमकिन था जब कलाई घड़ी सम्मान हासिल करती, और सम्मान वो तभी कमा सकती थी जब वो सटीक हो, भरोसेमंद हो, क्रांतिकारी हो। हांस को दो चीजों की जरूरत थी, एक मजबूत मूवमेंट और एक बेहतरीन केसिंग। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने साझेदारी की स्विट्जरलैंड की एक वॉच मेकिंग फर्म एग्लर के साथ, जो बीलबेन में स्थित थी। क्यों एग्लर? क्योंकि उस समय वही इकलौती कंपनी थी जो इतनी छोटी और इतनी उच्च गुणवत्ता वाली मूवमेंट्स बना रही थी कि वो रिस्ट वॉच में फिट हो सकें। और यही साझेदारी घड़ियों के इतिहास को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। हांस और एल्फ्रेड ने एग्लर से मूवमेंट्स इंग्लैंड में इंपोर्ट की, उन्हें बेहतरीन हैंडमेड केसों में फिट किया और फिर जूलर्स के जरिए बेचना शुरू किया। ये सब तो शुरुआत थी, लेकिन हांस सिर्फ घड़ियां बेचने से संतुष्ट नहीं था। वो एक ब्रांड बनाना चाहता था, एक ऐसा नाम जो कोका कोला जितना आइकॉनिक हो, ओके जितना यूनिवर्सल और शाही मुहर जितना प्रतिष्ठित। नाम छोटा होना चाहिए, हर भाषा में आसानी से बोला जा सके और इतना एलिगेंट कि घड़ी की डायल पर एकदम परफेक्ट लगे। हांस ने सैकड़ों नाम आजमाए, 5 अक्षरों वाले शब्द लिखे, अल्फाबेट्स को उल्टा पलटा, शब्दों को बार बार बोला, जब तक कि उनका मतलब ही खो न जाए। और फिर एक दिन उसे सूझा, रोलेक्स। आज तक कोई नहीं जानता इसका असली मतलब क्या है। कुछ लोग मानते हैं कि ये हॉरोलॉजी एक्सक्लूसिव वॉच मेकिंग से निकला है। दूसरों का मानना है कि ये हांस की सहज अनुभूति थी। लेकिन हांस को यकीन था रोलेक्स नाम में कुछ खास था। ये सुनने में रॉयल लगता था, दिखने में संतुलित, महसूस करने में ग्लोबल, और बस विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड का नाम बदलकर रख दिया गया रोलेक्स। साल था 1908, वो साल जिसने सब कुछ बदल दिया। अब रोलेक्स घड़ियां सिर्फ डिजाइन के लिए नहीं जानी जाती थी, बल्कि परफॉर्मेंस के लिए भी। 1908 साल जिसने सब कुछ बदल दिया। और 1908 के कुछ सालों में रोलेक्स ने वो कर दिखाया जो आज तक किसी कलाई घड़ी ने नहीं किया था। और 1910 में रोलेक्स की एक कलाई घड़ी को स्विट्जरलैंड के ऑफिशियल वॉच रेटिंग सेंटर से क्रोनोमेट्रिक प्रिसिजन सर्टिफिकेट मिला। दुनिया की पहली रिस्ट वॉच को ऐसी मान्यता मिली थी। जरा सोचिए, एक कलाई घड़ी, ना कि पॉकेट वॉच। फिर 1914 में इंग्लैंड की क्यू ऑब्जर्वेटरी ने रोलेक्स को क्लास ए प्रिसीजन सर्टिफिकेट दिया, एक ऐसी उपलब्धि जो आज तक सिर्फ मरीन क्रोनोमीटर को मिलती थी। अब दुनिया रोलेक्स को गंभीरता से लेने लगी थी, लेकिन किस्मत फिर से हांस की परीक्षा लेने वाली थी। उसी साल वर्ल्ड वॉर 1 शुरू हो गया, व्यापार मार्ग टूट गए, आर्थिक मंदी का माहौल बन गया और इंग्लैंड में जर्मन विरोधी भावना चरम पर थी। हांस, एक जर्मन नागरिक जो स्विस घड़ियां इंग्लैंड में बेच रहा था, अब खतरे में था। उसने एक बेहद साहसी फैसला लिया, रोलेक्स का हेडक्वार्टर लंदन से हटाकर जिनेवा, स्विट्जरलैंड शिफ्ट कर दिया। स्विट्जरलैंड एक न्यूट्रल देश, वॉच मेकिंग का गढ़, और एक ऐसा फैसला जिसने रोलेक्स को राजनीतिक और आर्थिक संकट से बचा लिया। लेकिन युद्ध एक और मौका लेकर आया। सोल्जर्स को पॉकेट वॉच से नफरत थी। जरा सोचिए, ट्रेंचेस में हैं, गोलियां चल रही हैं और आप घड़ी देखने के लिए जेब में हाथ डाल रहे हैं। वहां रिस्ट वॉच एक जरूरत बन गई थी, तेज, सुरक्षित और तुरंत देखी जा सकने वाली। रोलेक्स ने इस बदलाव को पहचान लिया। हांस ने अपनी घड़ियों को और मजबूत और टिकाऊ और सटीक बनाना शुरू किया। अब वो सिर्फ घड़ियां नहीं बेच रहा था, वो मर्दानगी की परिभाषा को दोबारा गढ़ रहा था। वो कलाई घड़ी को एक सजावटी आइटम से बदलकर एक सैनिक का औजार बना रहा था। और ये रणनीति काम कर गई। 1920 के शुरुआती वर्षों तक रोलेक्स अब सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, एक आंदोलन बन चुका था। लेकिन हंस अभी रुका नहीं था। उसे पता था कि सिर्फ प्रिसीजन काफी नहीं है, घड़ी को सिर्फ सटीक नहीं बल्कि लचीला भी होना चाहिए। उस वक्त की सबसे बड़ी समस्या थी पर्यावरणीय क्षति, नमी, धूल, पसीना। इनमें से कोई भी चीज घड़ी के अंदर जाकर उसका तंत्र बर्बाद कर सकती थी। एक छोटी सी बूंद भी गियर्स को जंग लगा सकती थी, टाइमिंग को बिगाड़ सकती थी, पूरी घड़ी को बर्बाद कर सकती थी। और अब लोग चाहते थे कि घड़ियां हर जगह पहनी जा सकें,
गाड़ी चलाते समय, काम करते हुए, सफर के दौरान। हांस ने अपनी इंजीनियर टीम के सामने एक चैलेंज रखा। ऐसी घड़ी बनाओ जो पानी और धूल से पूरी तरह सुरक्षित हो। अब यहां से शुरू होगी अगली क्रांति। चैप्टर 3, समय से परे एक विरासत। जब यूरोप में युद्ध की धूल छंटी, अधिकतर कंपनियां या तो टूट चुकी थीं या फिर अस्तित्व से जूझ रही थीं। लेकिन रोलेक्स, वो मानो राख से फीनिक्स बनकर निकला। हाँ, जख्मी था, पर अब पहले से कहीं ज्यादा चमकदार। और हांस विल्सडॉर्फ, अब वो सिर्फ एक वॉच मेकर नहीं था, वो एक प्रतिमा बन चुका था, कला, सटीकता और दूरदर्शिता का प्रतीक। लेकिन हांस को खुद भी अंदाजा नहीं था कि युद्ध के बाद रोलेक्स कितनी ऊंचाई तक पहुंचेगा, क्योंकि रोलेक्स की असली लग्जरी सुनहरे केस या स्टील में नहीं थी, वो थी इसकी विरासत में। साल था 1945। दुनिया अभी भी अपने घावों को भरने में लगी थी। आर्थिक हालात नाजुक थे, लेकिन हांस का विश्वास था वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। और उसी साल रोलेक्स ने एक ऐसी घड़ी पेश की जिसने रोजमर्रा की जिंदगी के लिए फंक्शनैलिटी को नई परिभाषा दे दी, रोलेक्स डेडजर्स। ये थी दुनिया की पहली सेल्फ विंडिंग क्रोनोमीटर वॉच जो ऑटोमेटिकली डेट दिखाती थी। ना कैलेंडर देखने की जरूरत, ना माइंड में रखने की। डायल पर सब कुछ सामने, साफ, सुंदर, सरल। लेकिन ये सिर्फ एक डेट फीचर नहीं था। डेट जस्ट बन गई एक प्रतीक, जहां प्रिसीजन इनोवेशन से हाथ मिलाता है। इसका डिजाइन रॉयल लगता था, फील मॉडर्न थी, और ये उतनी ही फिट बैठती थी एक बिजनेसमैन की कलाई पर जितनी एक आभिजात्य वर्ग के सदस्य की। और खास बात, ये घड़ी आई रोलेक्स की 40वीं वर्षगांठ पर। घड़ी की दुनिया में जैसे कोई जश्न छिड़ गया हो। फिर आया 1953, एक ऐसा साल जिसने रोलेक्स को हमेशा के लिए एडवेंचरर्स और डेयर डेविल्स की घड़ी बना दिया, क्योंकि इसी साल पेश की गई रोलेक्स सबमरीनर। ये सिर्फ एक डाइव वॉच नहीं थी, ये थी डाइव वॉच। सबमरीनर सह सकती थी 100 मीटर तक का जलदाव। उस दौर में ये किसी चमत्कार से कम नहीं था। डाइवर्स के पास इंस्ट्रूमेंट्स होते थे, पर वॉच नहीं। वॉच तो सूखी जमीन के लिए बनी थी। सबमरीनर ने ये नियम तोड़ दिया, जिद से, ताकत से और खूबसूरती से। हांस चाहता था कि रोलेक्स सिर्फ जमीन पर नहीं, समंदर में भी जे, क्योंकि अगर एक घड़ी समुद्र में बच सकती है तो फिर वो कहाँ नहीं बच सकती। सबमरीनर ने खुद को महज घड़ी नहीं, बल्कि एक टूल के रूप में स्थापित कर लिया। डाइविंग बेजल, डार्क में चमकने वाले मार्कर्स, रफ एंड टफ डिजाइन, ये वो घड़ी थी जो काम के लिए बनी थी, ना कि सिर्फ शो के लिए। और टूल्स फैशन को फॉलो नहीं करते, वो सिर्फ मकसद निभाते हैं। इसी दशक में रोलेक्स ने और भी कई लेजेंड्स बनाए। दी एक्सप्लोरर 1953 में एवरेस्ट फतह करने के तुरंत बाद लॉन्च की गई। एडमंड हिलरी और टेंजिंग नोर्गे, जिन्होंने पहली बार छोटी छुई थी, उन्होंने रोलेक्स पहनी थी। हांस ने इस अवसर को पहचाना और एक्सप्लोरर घड़ी बनाई। ये दिखावे के लिए नहीं थी, जिंदगी और मौत की लड़ाई में भरोसे के लिए थी। द GMT मास्टर 1955 में पैन एम पायलट्स के लिए लॉन्च हुई। ये एक साथ 2 टाइम जोन दिखा सकती थी, एक घड़ी 2 टाइम जोन। पायलट्स के लिए परफेक्ट, घर और मंजिल दोनों टाइम एक साथ। द डे डेट 1956 में आई, पहली रिस्ट वॉच जो डेट और दिन दोनों दिखाती थी, वो भी पूरे शब्दों में। ये घड़ी सिर्फ घड़ी नहीं थी, बयान थी। राष्ट्रपति, CEO, वर्ल्ड लीडर्स सबकी पसंद बनी, इसलिए इसका नाम पड़ा द प्रेसिडेंट्स वॉच। इस समय तक रोलेक्स सिर्फ इनोवेट नहीं कर रहा था, वो डोमिनेट कर रहा था। न कोई बेवजह का प्रचार, न फालतू के लिमिटेड एडिशंस, बस एक चीज़, रिलेंटलेस, मायने रखने वाली तरक्की। और इन सब के पीछे हांस विल्सडॉर्फ, अब भी सपनों से भरे हुए, अब भी मेहनत में लगे हुए। लेकिन समय जैसे हर घड़ी चलती है, हांस के लिए भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। हांस विल्सडॉर्फ का निधन हुआ 69 वर्ष की उम्र में। वो ना तो पिता बने, ना ही उनके कोई वारिस थे। उनके पास रोलेक्स का एक भी शेयर नहीं था, और फिर भी उनकी विरासत किसी साम्राज्य से छोटी नहीं थी। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया था जो शायद बिजनेस की दुनिया का सबसे साहसी फैसला था। उन्होंने रोलेक्स की 100% ऑनरशिप ट्रांसफर कर दी हांस विल्सडॉर्फ फाउंडेशन को। ना कोई शेयरधारक, ना कोई पब्लिक लिस्टिंग, ना कोई मुनाफाखोर बोर्ड, बस एक वादा, रोलेक्स कभी बेचा नहीं जाएगा, कभी पब्लिक नहीं होगा और कभी अपने मकसद को नहीं भूलेगा। हांस विल्सडॉर्फ ने रोलेक्स को सिर्फ एक कंपनी नहीं, एक विरासत बना दिया।
और जब युद्ध खत्म हुआ, दुनिया पहली बार तैयार थी ये देखने के लिए कि इस विरासत की ताकत कितनी दूर तक जा सकती है।